हाँ बच्चों, आज हम आपको हिंदी साहित्य में गद्य का इतिहास जो होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं और उसके अंतर्गत हिंदी गद्य की विधाएं क्या होती हैं, हिंदी गद्य को कितने रूपों में हम जान सकते हैं, उसको कैसे कैसे हम परिभाषित करते हैं, इसका हम जिक्र आपको आगे बताते हैं कि हमारे लिए वैसे तो बहुत सारी गद्य विधाएं हैं, लेकिन मैं उसमें से जो मेन गद्य विधा होती है वो 5 गद्य विधाओं को मैंने सेलेक्ट किया है और जो बाकी बचता है उसके बारे में हम आपसे बाद में जिक्र करते हैं। जिसमें सबसे पहली गद्य विधा है नाटक। आप जानते हैं कि नाटक तो सारी दुनिया करती है और नाटक में उसकी जो परिभाषा मेन तौर पे कहा जाता है वो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने के लिए पात्रों एवं संवादों पर दृश्यात्मक रचना की जाए, इस तरह का मिला जुला जो अंश होता है उसको हम नाटक कहते हैं। नाटक में स्पेशल तौर पे कुछ पात्र होते हैं, उनके डायलॉग्स होते हैं जिसको प्ले किया जाता है, साथ ही साथ ये सारी चीज़ें उसमें निहित होती हैं और उसके नाटककार कुछ हम नाटककारों का नाम लेते हैं आपके सामने, जैसे उदय शंकर भट्ट जी हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, सेठ गोविंद दास हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। ये सब बहुत हाई लेवल के नाटककार हैं। नाटककारों में से हम जैसे आपको बताते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को ले लीजिए। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और दुर्वासामनी, ये सारे नाटक के अंतर्गत आते हैं। अब हिंदी गद्य की जो दूसरी विधा है वो है उपन्यास। उपन्यास के मामले में आपने देखा होगा कि मुंशी प्रेमचंद का नाम सबसे नंबर 1 पे हिंदी साहित्य में आता है। हिंदी साहित्य में नाटक का जो के साथ साथ उपन्यास का जो दूसरा लेवल आता है उसमें किसी घटना को इस प्रकार सामने रखा जाए, इस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति की जाए कि जो सुनने वाला दूसरा व्यक्ति होता है उसको प्रसन्नता का अनुभव हो, वो प्रसन्न हो और वह घटना एकदम जीवंत हो, सजीव रूप में चित्रित हो। ऐसे विधा को हम उपन्यास कहते हैं। उपन्यास में सबसे पहले परीक्षा गुरु का नाम लेते हैं जो श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त कुछ और उपन्यासकार होते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं, श्रीनिवास दास का डिटेल है, फिर उसके बाद जयनंद कुमार आते हैं, फिर भगवती चरण वर्मा का है। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेम आश्रम, जिसको मैंने खुद पढ़ा है, मैं जानता हूँ, गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सारे उनके नाटक में से आते हैं। और फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा स्टेप जो हिंदी गद्य विधा का है वो कहानी है। कहानी तो आप जानते हैं सबकी कुछ न कुछ कोई न कोई कहानी होती है। उसी कहानी में आप देखिए कि उसकी परिभाषा किस तरह से होती है। जीवन के किसी मार्मिक कोई भी अंश हो, मार्मिक तथ्य को नाटकीय ढंग से व्यक्त करने की कलात्मक गद्य विधा कहानी कहलाती है। जीवन के किसी मार्मिक तथ्य का मतलब कोई भी जो संवेदनशील तथ्य हो जिसको हम कभी भूल ना सकते हो। अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी घटनाएं सबके लिए होती हैं। हर व्यक्ति जानता है कि सबकी कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होती है, कोई एक घटना होती है जिंदगी का जो अजीबोगरीब किस्म का होता है और उसको वो हमेशा याद रखता है, वो एक कहानी सी बन जाती है। इसी तरह से वो कहानी के नाम से जानी जाती है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। अब हम इसमें आपको ये बताते हैं कि कुछ कहानीकार इसमें जैसे इलाचंद जोशी हैं, यशपाल हैं जिन्होंने पर्दा लिखा है, अमरकांत हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस हिसाब से मुंशी प्रेमचंद का नाम भी कहानी में आता है क्योंकि उन्होंने पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा और कफन, ये बहुत जोरदार कहानी लिखा उन्होंने। तो मुंशी प्रेमचंद को हम उपन्यासकार के साथ साथ कहानीकार भी मानते हैं। और फिर इसी तारतम्यता के अंतर्गत हम देखते हैं अपने हिंदी गद्य साहित्य की विधा पर जो चौथा आता है पोर्शन, चौथा नंबर आलोचना होता है, जिसको क्रिटिक्स कहा जाता है। क्रिटिसाइज करना किसी व्यक्ति पर, यह किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय पर
उसका मुकम्मल अध्ययन करने के बाद उसका सारा डिटेल प्राप्त कर लिए कि सही क्या है, गलत क्या है। पूरा उसका अध्ययन करने के बाद हम जिस तथ्य पर, जिस पॉइंट पर पहुंचते हैं, उसे उस व्यक्ति, उस वस्तु का आलोचना कहा जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि किसी वस्तु या विषय के गुणों दोषों का भली भांति अध्ययन करने के बाद जो अभिव्यक्त किया जाता है उसी वही आलोचना है, उसी को हम आलोचना कह सकते हैं। हिंदी गद्य साहित्य में कुछ आलोचक हैं, जैसे हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पदम सिंह शर्मा। ये लोग आलोचक माने जाते हैं। और कुछ बच्चे आलोचना को ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति की बुराई करना होता है, जबकि एक चीज ऐसा नहीं है। किसी की बुराई करना ये आलोचना के अंतर्गत नहीं आता है। आलोचना सिर्फ वही है कि उसके सही और गलत दोनों पहलुओं का, दोनों एस्पेक्ट्स का अध्ययन करिए और उसके बाद व्याख्यान दीजिए। इसके बाद 5वां नंबर आता है। 5वें नंबर में हम आते हैं निबंध। निबंध तो हमारे सभी बच्चे जानते हैं, लिखते भी हैं। निबंध में एक अच्छे किस्म का एक टॉपिक होता है और इस टॉपिक पे आपको अभिव्यक्ति देनी होती है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित वर्णन हो और आवेगशीलता हो। कहानी की तरह वो बहुत विशाल नहीं होना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा भूमिका नहीं होना चाहिए। निबंध एक शॉर्टकट में होता है, सीमित डिटेलेशन होता है, वर्णन होता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें आवेगशीलता हो, इस तरह की भावना पाई जाए तो हम उसको निबंध मान सकते हैं। निबंध के अंतर्गत वो परिभाषित होता है। और निबंध में आप प्रमुख निबंध मान सकते हैं चिंतामणि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, अशोक के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राष्ट्र का स्वरूप जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। और इनके अतिरिक्त कुछ और हमारे निबंधकार आते हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। और इसी तरह से एक बहुत हाई लेवल का निबंधकार जिसको हम हरिशंकर परसाई के नाम से जानते हैं, इन्होंने निंदा रस को लिखा है। इस प्रकार आपने आज हिंदी गद्य विधा के अंतर्गत 5 विधाओं को पढ़ा, जैसे मैंने आपको पहला बताया नाटक, दूसरा उपन्यास, तीसरा कहानी और चौथा आलोचना और 5वां निबंध। इसका अध्ययन मैंने आपको अपनी वीडियो के अंतर्गत दिया। स्पेशल तौर पे इसका आप अध्ययन करेंगे, इसे आप पढ़ेंगे और फिर जब हम क्लास में मिलते हैं तो इस पर और डिटेल में हम आपको देते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा डिस्कशन करने से ज़्यादा मेमोरी का खर्च होता है और वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। वीडियो ट्रांसफ़र ना होने की वजह से मेरे सामने प्रॉब्लम होती है। मैं अपनी बातों को इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू, बाय।